हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एजी क्लासेस। और ग्रेविटेशनल लॉ के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्री फॉल। तो ग्रेविटेशन हमने पढ़ा था कि यूनिवर्स में कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं, मींस एक दूसरे पर अट्रैक्टिव फोर्स लगाते हैं, और उसे हमने नाम दिया था ग्रेविटेशन या ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, उसके बाद हमने एक लॉ पढ़ा था, मींस यूनिवर्सल लॉ था ग्रेविटेशन का, जिसमें हम फोर्स कैलकुलेट कर देते कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पर कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगा सकता है, तो उसकी कैलकुलेशन कैसे करनी थी वो हमने लास्ट पार्ट में देखी थी। तो इस पार्ट में हमारा टॉपिक है फ्री फॉल। ओके, तो पहले हम फ्री फॉल पर मतलब इसका डिस्कशन से पहले हम एक स्टोरी पढ़ते हैं, मींस इसकी बैकग्राउंड स्टोरी, ये कहां से आया, फिर हमें इसने मतलब क्यों पढ़ना है हमें ये। ओके, तो बात करते हैं, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, मींस जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं तो आप क्या करते हैं, बॉल जैसे अगर ऊपर की तरफ थ्रो करते हैं, आप यहां खड़े हो, आपने क्या की, ये बॉल ऊपर की तरफ थ्रो की, तो क्या होगा, ये एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी। ठीक है, ये बॉल एक मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी, वहां पर जाकर इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पे जाकर इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। मींस क्या होगा, यहां पर आपने थ्रो किया और आप इसको कुछ वेलोसिटी दोगे, मींस यहां पर इसकी वेलोसिटी होगी मैक्सिमम। ओके, जैसे ये मार्कर है, अब मैं ऊपर की तरफ थ्रो करूं तो इस वक्त जैसे ही मैंने इसे थ्रो किया तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी, और एक मैक्सिमम पॉइंट, एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर ये क्या होगा, वहां पर रुक जाएगा। मींस उस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे ये मार्कर या कोई भी बॉल आप ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कंटिन्यूअसली डिक्रीज होती रहती है। जैसे जैसे बॉल ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, और एक मैक्सिमम हाइट पर जाकर वेलोसिटी क्या होगी, 0 हो जाएगी। ओके, अब क्या होगा, फिर बॉल नीचे की तरफ आने लगेगी। ठीक है, अब जैसे जैसे नीचे आएगी तो वेलोसिटी यहां 0 थी, और यहां आते आते क्या होगी, फिर वेलोसिटी इंक्रीज होती रहेगी। मींस जब ये ऊपर जा रही होगी तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी, और जब बॉल नीचे आ रही होगी तो वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो रही होगी। क्लियर, इतना तो हमें क्लियर है, और हमने डेली लाइफ में ऐसी ऑब्जर्वेशन कई बार देखी है कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो करें तो क्या होगा, एक वो मैक्सिमम वेलोसिटी से जाती है, फिर कुछ देर के बाद उसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है, और वहां पर जाकर वो रुकते हुए फिर वापस एकदम नीचे आ जाती है। ओके, और उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, और इन मैक्सिमम कहां होगी, यहां पर जहां से हमने थ्रो की थी। ओके, तो इस पर कुछ डिस्कशन हुआ, मतलब न्यूटन से पहले एक साइंटिस्ट थे गैलीलियो, जिन्होंने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट भी दिया था। हमने फोर्स में न्यूटन फर्स्ट लॉ में डिस्कशन किया था कि न्यूटन ने फर्स्ट लॉ दिया, बट उसका जो बेस था इनर्शिया वो किसने दिया था, गैलीलियो ने। तो गैलीलियो ने क्या देखा, गैलीलियो ने एक लिया कॉइन, ठीक है, क्या लिया, एक कॉइन लिया, सही से लिख लेते हैं, कॉइन लिया, और एक लिया फेदर। फेदर, फेदर मीन्स कोई भी एक पंख, ठीक है, कोई भी एक पंख, या कह लो कॉटन। उसने क्या किया, कॉइन को और कॉटन को एक साथ ड्रॉप किया। कॉइन और कॉटन, कॉटन क्या, रुई जो होती है हमारी बहुत सॉफ्ट होती है, लाइट वेट होती है, ओके, और उसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। बट कॉइन जो होता है कॉटन के कंपेरेटिवली थोड़ा हैवी होता है, और वो थोड़ा डेंस भी होता है। तो उसने दोनों को एक साथ ड्रॉप किया। आंसर आपको पता है, पहले कौन पहुंचेगा ग्राउंड लेवल पे, एग्जैक्टली कॉइन पहुंचेगी। तो उसने पूछा ऐसा क्यों, मतलब उसने सोचा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि कॉइन पहले पहुंची और कॉटन या जो ये फेदर पंख था वो आराम आराम से नीचे जा रहा है, बाद में पहुंचा। तो इससे एक तो बात क्लियर थी कि जो कॉइन थी जब वो नीचे आ रही थी तो वो अपनी क्या मतलब एक तेज वेलोसिटी से, हाई वेलोसिटी से नीचे आ रही थी, या ये कहो जो वो नीचे आ रही थी तो उसका एक्सेलरेशन ज्यादा था, ठीक है, कंपैरेटिवली टू फेदर। देखो दोनों मैंने ड्रॉप किए, अब ये ब्लैक वाला मार्कर नीचे जल्दी पहुंच गया, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका एक्सेलरेशन इसके कंपैरेटिवली ज्यादा था। तो उसने सोचा कि इसका एक्सेलरेशन क्यों ज्यादा था, तो उसने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो तेज हमारे मतलब एक एक्सेलरेशन को जल्दी गेन कर लेते हैं, उनका एक्सेलरेशन ज्यादा होता है। बट इन्होंने जो ये जनरलाइजेशन दिया, एक जनरल फैक्ट दिया क्या, कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो ज्यादा एक्सेलरेट होते हैं, वो उन्हें सही नहीं लगा। ठीक है, तो उन्होंने फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया। आपने सुना होगा पीसा की मीनार जो इटली में, लीनिंग टावर ऑफ पीसा इटली में, वो टावर पर चढ़े
ठीक है, ऐसी स्टोरी है, अब पता नहीं कि सच है या नहीं, बट ऐसा स्टोरी है कि वो उसके ऊपर चढ़े और वहां से उन्होंने फिर ये काम किया कि एक कॉटन को और एक कॉइन को ड्रॉप किया। ठीक है, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कौन पहले नीचे आ रहा है। ठीक है, तो उसके बाद उन्होंने एक फैक्ट दिया। क्या उन्होंने कहा कि अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दूं, एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, जो एयर रेजिस्ट कर रही है उसको, जैसे ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो एयर उसको पीछे की तरफ क्या करेगी, एक फोर्स लगाएगी, जिसे हम एयर रेजिस्टेंस कह रहे हैं। जैसे हम आगे की तरफ भागते हैं तो एयर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाती है, एयर रेजिस्टेंस। तो मैं उसका क्या मतलब था कहने का कि अगर मैं एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दूं या उसे कंसीडर ना करूं तो क्वाइन और कॉटन दोनों एक साथ ग्राउंड लेवल पर पहुंचेंगे। ठीक है, ठीक है ना। स्टार्टिंग क्या थी, स्टार्टिंग ये थी कि उसने मतलब एक फ्री एनवायरनमेंट में दो ऑब्जेक्ट ड्रॉप किए, एक कॉइन मतलब एक हेवियर ऑब्जेक्ट और एक लाइटर ऑब्जेक्ट। हमें पता है कि हेवियर ऑब्जेक्ट नीचे पहुंच जाएगा, तो उसने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि जो हेवियर ऑब्जेक्ट है वो एक्सेलरेशन को जल्दी गेन कर लेगा, मींस उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा जिसका लो मास है। ठीक है, बट ये फैक्ट उसे सही नहीं लगा। ठीक है, ये उसे गलत लगा। अभी हम देखेंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, उसे गलत लगा और सही लगा था उसे कि हाँ मैं गलत सोच रहा हूं, मींस गैलीलियो गलत सोच रहा है, उन्हें ये एक्सपीरियंस हो गया था। फिर उन्होंने दोबारा एक्सपेरिमेंट किया लीनिंग टावर पर चढ़कर, पीसा की मीनार पर चढ़कर। फिर जब उन्होंने वो एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद एक कंक्लूजन दिया। क्या कंक्लूजन था कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें और उसके बाद हम किसी भी दो ऑब्जेक्ट को सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो सेम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में ग्राउंड लेवल पर पहुंचेंगे। अब ये कोई फर्क नहीं है, ये कोई मतलब क्या कहेंगे डिफरेंस मैटर नहीं करता, ये कोई बात नहीं है कि उन दोनों का मास कितना अलग अलग है, कि एक बहुत ज्यादा, एक 100 किलो का है और एक 10 किलो का है। 100 किलो 10 किलो आप सेम हाइट से ड्रॉप करते हो, सेम टाइम पे पहुंचेंगे, बट कब, जब आप एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दो या कहो कि आप वैक्यूम में ड्रॉप कर रहे हो। ठीक है, तो इसके बाद एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये एक्सपेरिमेंट भी किया। उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी सी ग्लास ट्यूब ली, एक शीशे की जैसे हमारी टेस्ट ट्यूब होती है वैसी बहुत बड़ी सी ग्लास ट्यूब ली और उसमें ये सेम फेदर और कॉइन को उन्होंने ड्रॉप किया। लेकिन ड्रॉप कैसे किया, उन्होंने उस पहले ट्यूब में, ग्लास के ट्यूब में वैक्यूम क्रिएट किया, वैक्यूम पंप से वैक्यूम क्रिएट किया और उसमें जब उन्होंने ड्रॉप किया तो देखा कि हाँ दोनों सेम टाइम पर नीचे पहुंच रहे हैं। मींस जो गैलीलियो ने कहा था कि अगर हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें, और अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर दें इसका मतलब है कि हम वैक्यूम क्रिएट कर लें, और अगर वैक्यूम में दो ऑब्जेक्ट डिफरेंट मासेस के सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो सेम टाइम इंटरवल में ग्राउंड लेवल पर पहुंचेंगे। ओके, और वो वाली बात गलत थी, कौन सी, जो उन्होंने ये कहा था कि जो हैवियर ऑब्जेक्ट होगा उसका एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, ये कोई बात नहीं है। ठीक है, ये बात गलत थी। वो अभी और हम धीरे धीरे हम जैसे जैसे ये लेक्चर आगे बढ़ता रहेगा आपको समझ में आता रहेगा। तो पहले ये बात समझना कि गैलीलियो ने दो फैक्ट्स दिए थे, जो पहला फैक्ट दिया था वो गलत था, गलत कहो या इनकम्प्लीट कहो ये था, बट जो सेकंड फैक्ट दिया क्या कि एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करने पर दोनों ऑब्जेक्ट सेम मतलब एक साथ नीचे आएंगे, वो हमारी ऑब्जर्वेशन मतलब गैलीलियो की ऑब्जर्वेशन सही थी, वो फैक्ट सही था और ये बाद में प्रूफ भी हुआ, ये बाद में प्रूफ भी हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं हम अपने फ्री फॉल। इतना समझ में आ गया होगा कि अगर हम वैक्यूम में या जहां पर एयर नहीं है, एयर रेजिस्टेंस को अगर हम हटा दें, दो ऑब्जेक्ट अलग अलग मासेस के हों, कोई भी मास डिफरेंस हो उनका, अगर हम दोनों को सेम हाइट से ड्रॉप करते हैं तो वो सेम टाइम इंटरवल में ग्राउंड पर पहुंचेंगे। ओके, अब बात आती है फ्री फॉल की। फ्री फॉल क्या है, ये तो मुझे पता है कि अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा तो वो क्या होगा, वापस नीचे आएगा। ऐसे तो कोई बात ही नहीं है कि वो वापस ऊपर ही जाता रहे जो नीचे ना आए, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां पर एक स्टूडेंट खड़ा था, उसने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो किया। क्लियर है, आपको पता है कि ऊपर जाएगा, फिर एक टाइम पर v 0 हो जाएगी और फिर ऑब्जेक्ट बॉल नीचे आने लगेगी। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि यहां पर चेंज इन वेलोसिटी है, मींस वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, और अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस बॉल में कोई ना कोई एक्सेलरेशन जरूर है। क्यों, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस अगर वेलोसिटी में चेंज आ रहा है
तो मीन्स इसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर है, मीन्स यहां पर कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर लग रहा है। ओके, अब बात करते हैं जब हमने ऊपर फेंका और ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो उस पर एक्सेलरेशन लगा कौन रहा है, कौन लगा रहा है एक्सेलरेशन। ठीक है, अगर हमारी गाड़ी चल रही है तो हम क्या करते हैं, स्पीड बढ़ाते हैं, एक्सेलरेट करते हैं, तो हम एक्सेलरेशन दे रहे हैं। बट इस केस में जब हमने ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो कर दिया और फिर नीचे आ रहा है तो इस वक्त इस पर एक्सेलरेशन कौन लगा रहा है, ये लगा रही होगी हमारी अर्थ। क्यों लगा रही होगी अर्थ, क्यों लगा रही होगी, क्योंकि अर्थ इस पर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही होगी। क्या लगा रही होगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। और अगर फोर्स लग रहा है तो इसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर होगा। ओके, मीन्स अगर नेट फोर्स आपका जीरो नहीं है, नेट फोर्स कुछ ना कुछ है, तो मीन्स ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन जरूर होगा। न्यूटन सेकंड लॉ F इक्वल्स टू ma, ये था हमारा। ठीक है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी थी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी थी। मीन्स अगर फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन जरूर होगा। अर्थ इस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है, और अगर वही अट्रैक्टिव फोर्स की हम बात करें तो वही अट्रैक्टिव फोर्स क्या प्रोवाइड कर रहा होगा, एक्सीलरेशन प्रोवाइड कर रहा होगा। और उस एक्सीलरेशन को हम बोलेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मीन्स ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो वाला एक्सेलरेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। ओके, जनरल एक्सेलरेशन या लीनियर एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट करते हैं, बट जो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन होता है हम उसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ये बात है। बट सर फ्री फॉल तो बताया नहीं कि फ्री फॉल होता क्या है। फ्री फॉल होता है कि जब अर्थ अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही होती है और कोई इफेक्ट हम कंसीडर ना करें, सिर्फ अर्थ वाला अट्रैक्टिव फोर्स कंसीडर करें, और ऑब्जेक्ट जब फॉल कर रही होती है, मींस गिर रही होती है अर्थ की तरफ, उस केस को हम फ्री फॉल कहते हैं। कंटिन्यू टॉपिक। तो हमने क्या बात करी कि अगर हम किसी और फोर्स को कंसीडर ना करें, सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स बाय अर्थ कंसीडर करें, मींस जो अर्थ अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है उसे कंसीडर करें, तो उस केस में जो फॉलिंग होगी ऑब्जेक्ट की, मींस जो ऑब्जेक्ट गिर रहा होगा, उसे हम कहेंगे फ्री फॉल। फ्री फॉल मतलब सिर्फ अर्थ का फोर्स लग रहा है और कोई फोर्स नहीं लग रहा, ना कोई एयर रेजिस्टेंस लग रहा है और ना ही कोई और इफेक्ट हमारा वर्क कर रहा है, तो उसे हम कहते हैं फ्री फॉल। ओके, अब इसमें एक पॉइंट और आता है कि ये स्मॉल जी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें, अब वो देखते हैं। ओके, आई होप कि आपको याद होगी कि स्मॉल जी की वैल्यू होती कितनी है, दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, एक्सेलरेशन की यूनिट सेम रहेगी जो लीनियर एक्सेलरेशन था। लीनियर एक्सेलरेशन क्या था, स्मॉल ए, उसकी यूनिट क्या थी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट जो हमारा ये ग्रेविटी है इसको हम ए से डिनोट ना करके किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, और इसकी भी यूनिट सेम होती है क्या, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट वैल्यू इसकी फिक्स रहती है। स्मॉल ए की वैल्यू फिक्स नहीं होती है, इसकी वैल्यू फिक्स रहती है। ओके, तो बात करें कि अगर हम बाकी कोई इफेक्ट कंसीडर ना करें, कोई और फोर्स कंसीडर ना करें, किसी भी टाइप का फोर्स, सिर्फ अर्थ के फोर्स को कंसीडर करें, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा ऑब्जेक्ट में उसे हम क्या कहना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, या सिर्फ ग्रेविटी। सिर्फ ग्रेविटी का भी मतलब वही है। ओके, तो हम यहां पर फिर से दो फोर्स पढ़ते हैं। ठीक है, एक हमने फोर्स पढ़ा था न्यूटन सेकंड लॉ, वो क्या था, F इक्वल्स टू एम ए, ये था। ओके, और एक फोर्स हमने पढ़ा था कौन सा, ग्रेविटेशनल फोर्स, F इक्वल्स टू जी। चलो ये वेक्टर का साइन हटा दो, कोई जरूरत नहीं है अभी तो, यहां पर इस वेक्टर के साइन की कोई जरूरत नहीं है। F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ओके, अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, ये है हमारी अर्थ। ओके, ये हमारी अर्थ है। इसमें एक ऑब्जेक्ट मैंने यहां पर ऊपर की तरफ थ्रो किया और वो वापस नीचे आ गया। अब एक बात समझो, इसकी जो रेडियस है, अर्थ की रेडियस, उसे मैं आर ई के नाम से मतलब डिनोट कर रहा हूं, आर ई से डिनोट कर रहा हूं। ठीक है, आर ई, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6400 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर, इतनी ज्यादा इसकी रेडियस है।
और मैं यहाँ पर जो ऊपर नीचे मतलब ऑब्जेक्ट को थ्रो करूंगा वो कितना कर सकता हूं, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। अगर मैं किसी और डिवाइस की हेल्प ले लूं तो मैक्सिमम 1 किलोमीटर इतना कर सकते हैं। मीन्स ये वाली जो हाइट होगी स्मॉल h वो इस r के कंपैरिजन में बहुत छोटी होगी। तो मतलब मैं r और अगर यहाँ पर कोई भी हाइट है स्मॉल h तो इस पूरी जो डिस्टेंस होगी इस सेंटर से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस होगी re प्लस h होगी, re प्लस h होगी ये पूरी डिस्टेंस। बट मैं अपनी कैलकुलेशन में सिर्फ रेडियस ऑफ अर्थ कंसीडर करूंगा, ये हाइट को मैं नेग्लेक्ट कर दूंगा। क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी होगी। 6400 किलोमीटर में अगर मैं कुछ मीटर भी ऐड कर दूं तो वो जो थोड़े से मीटर है वो इस क्वांटिटी पर कोई इफेक्ट नहीं डालेंगे। तो इसलिए मैं अपनी इस पूरी कैलकुलेशन में सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को सिर्फ re से ही डिनोट करूंगा। लेकिन बट आपको माइंड में क्लियर होना चाहिए कि वो re सिर्फ अर्थ की रेडियस है प्लस एक छोटी क्वांटिटी और थी स्मॉल h, उसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया। ओके, उसकी हमें कोई जरूरत भी नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटी क्वांटिटी है। ओके, अब मैंने थोड़ा सा चेंजेस और कर रहा हूं। क्या, यहां पर क्या चेंज कर रहा हूं मैं, जो हमारा मास था अर्थ का उसे मैंने नाम दिया me। ओके, और जो ऑब्जेक्ट के साथ मतलब मैं खेल रहा हूं, थ्रो कर रहा हूं उसे ऊपर नीचे, उसको मैंने क्या दिया स्मॉल m। ओके, मैं अर्थ उस स्मॉल m, ये जो स्मॉल m है ये यहां पर स्मॉल m है, इस पर कितना अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही होगी, g me इंटू m अपॉन re स्क्वायर, इतना अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही होगी। ओके, और जो हम न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग कह सकते हैं, जो ये वाला ऑब्जेक्ट है इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा, F इक्वल्स टू ma। बस हम इन दोनों फोर्स को इक्वल कर देंगे। ओके, कौन कौन से फोर्स को, न्यूटन सेकंड लॉ के अकॉर्डिंग जो नेट फोर्स लग रहा है, जो नेट फोर्स लग रहा है उस ऑब्जेक्ट के बॉल पर, और जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है वही तो होगा, नेट फोर्स भी तो वही होगा ना जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। तो हमने दोनों को इक्वल कर दिया। और ये कब कर रहे हैं हम, जब हमने अदर एक्सटर्नल इफेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर दिया। कौन कौन से इफेक्ट, जो एयर रेजिस्टेंस था, जो एयर फोर्स लगा रही थी, एयर कोई ना कोई फोर्स लगा रही होगी, उसे हमने नेग्लेक्ट कर दिया। तब देखो क्या होगा, एम ए इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है ना। ये आर ई आप समझ गए ना, आर ई क्या था, आर ई यहां पर डिस्टेंस क्या थी, दोनों ऑब्जेक्ट्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस थी। तो यहां पर दो ऑब्जेक्ट कौन से हैं, एक अर्थ हो गया और एक ही बॉल हो गई, दोनों के सेंटर के बीच की डिस्टेंस ली। बट मैंने देखा अर्थ इतनी बड़ी है कि अगर मैं सिर्फ उसकी रेडियस ले लूं और ये आगे की बहुत छोटी क्वांटिटी है उसको नेग्लेक्ट कर दूं तब भी मेरा काम चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब देखो यहां से इस स्मॉल m से ये स्मॉल m कैंसिल हो गया, तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, g m e अपॉन r e स्क्वायर, ये ओके, ये आ गया। अब ये एक्सेलरेशन किसकी वजह से है, मास ऑफ अर्थ, ठीक है, मतलब अर्थ की वजह से। तो इसलिए इसे स्मॉल a को ना कहकर हम क्या कहते हैं, स्मॉल g। ओके, यही हमारा क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कोई आपसे पूछता है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या स्मॉल g की वैल्यू क्या होती है, तो आप 9.8 मीटर पर सेकंड का बोलकर आप क्या बोलोगे, कैपिटल G इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ओके, तो एक बात तो ये। अब देखते हैं आगे हमें क्या करना है। ठीक है, ये डायग्राम मैं साफ कर देता हूं। ओके, फ्री फॉल आपको समझना है कि फ्री फॉल में तो यह है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉप हो रहा होगा, गिर रहा होगा सिर्फ अर्थ के अट्रैक्टिव फोर्स के अंडर, तब हम उसे फ्री फॉल करेंगे। ओके, तो मैंने क्या करा, जी कैपिटल जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। मास ऑफ अर्थ कितना था, 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ कितनी है, 6400 किलोमीटर, और किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो इंटू 10 टू द पावर 3 का स्क्वायर। आपको देख लेना इसे चेंज करके। अब जब आप इस पूरे कैलकुलेशन करोगे तो ये वैल्यू आपको मिलेगी कितनी, लगभग 9.81
मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां से आती है हमारी स्मॉल जी की वैल्यू। कहां से है? इस फॉर्मूले से आई। ये फॉर्मूला कहां से है? न्यूटन सेकंड लॉ और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को इक्वल कर दिया। अब यहां पर ये मत सोचना कि मैंने कैपिटल एम क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये नेट फोर्स मैं उस ऑब्जेक्ट पर कंसीडर कर रहा था, अर्थ पर कंसीडर नहीं कर रहा था। ओके, क्यों करूंगा ऐसा? क्योंकि मुझे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैलकुलेट करना था। ठीक है, मींस जो अर्थ फोर्स लगा रही है उसकी वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ वो कैलकुलेट करना था। तो इसलिए मैंने ये देखा कि अर्थ उस ऑब्जेक्ट पर कितना फोर्स लगा रही है, तो यहां पर मैंने स्मॉल एम लिया। ओके, और यहां पर तो दोनों मास आते ही हैं, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इन दोनों फोर्सेस को इक्वल किया, एक्सेलरेशन निकाल लिया, वैल्यूज पुट की और वैल्यूज पुट करके देखा कि 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारी स्मॉल जी की वैल्यू आ गई। ये बात खत्म हुई। और इस स्मॉल जी को हमने क्या कहा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या सिर्फ ग्रेविटी भी हम बोलते हैं। कई बार हम अपने न्यूमेरिकल अप्रोच में कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसकी वैल्यू राउंड ऑफ 10 भी ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, मींस अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दिए तो आप इसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये बात। अब यहां पर एक बात और, ये जो ग्रेविटी है वो किस पे डिपेंड करती है? देखो, ये वाला पॉइंट बहुत अच्छा है जो कि आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आता भी है। ठीक है, क्या जो हमारा स्मॉल जी है एक तो कैपिटल जी पे डिपेंड कर रहा है, एम पे डिपेंड कर रहा है, मींस मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड कर रहा है, एंड रेडियस ऑफ अर्थ पर भी डिपेंड कर रहा है। अब एक बात बताओ, ये तो हमारा क्या है? कांस्टेंट, इसमें कोई चेंज थोड़ी ना आता है। हमने बात की थी ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। कैपिटल एम ई मास ऑफ अर्थ ये भी कांस्टेंट है। ठीक है, बट क्या रेडियस ऑफ अर्थ कांस्टेंट है? आप कहोगे सर कांस्टेंट तो है, कहां प्रॉब्लम है? पूरी अर्थ जैसे पहले थी अब भी तो वही शेप है। बट एक बात ध्यान दो, हमारा अर्थ का जो शेप है वो परफेक्टली स्फेरिकल नहीं है। वो कैसा है? कुछ ओवल शेप का है। ठीक है, कुछ ऐसा ओवल शेप, जैसे अंडा होता है ना, मतलब पूरा अंडाकार तो नहीं, कुछ वैसा। मतलब ये वाली रेडियस, इसे कह दो आर पी, आर पोल, मतलब इस पॉइंट को हम पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल, साउथ पोल। और ये वाली जो लाइन होती है अर्थ की, इसे हम बोलते हैं इक्वेटर, इसे हम कहते हैं आर ई। ओके, तो ये जो रेडियस ऑफ पोल होती है ये रेडियस ऑफ अर्थ से कम होती है, मींस आर पी लेस देन आर ई। इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा होती है, पोल पर रेडियस कम होती है। तो अब मुझे ये बताओ, अगर मैं ये पॉइंट के बाद सारी वैल्यू कंसीडर कर रहा हूं, एग्जैक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं, तो स्मॉल जी की वैल्यू पोल्स पर ज्यादा होगी या इक्वेटर पर ज्यादा होगी? आप मुझे बताओ। मास कांस्टेंट है, कैपिटल जी कांस्टेंट है। अब जी सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? रेडियस पर। और मैंने देखा कि मेरी ये वाली रेडियस कम होती है और ये वाली रेडियस ज्यादा होती है। तब अगर पोल की रेडियस कम है, अगर ये कम है, तो जी कैसा होगा? जी ज्यादा होगा। ठीक है, और ये वाला जी क्या होगा? हमारा कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि यहां पे रेडियस ज्यादा, अगर ये क्वांटिटी ज्यादा तो ये क्वांटिटी कम। इनवर्सली रिलेटेड है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसलिए मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आप कभी भी पोल्स पर कैलकुलेट करोगे तो वो क्या आएगी? ज्यादा आएगी, और आप इक्वेटर पर कैलकुलेट करोगे तो वो कम आएगी। इसका रीजन क्या है कि पोल्स पर रेडियस कम होती है और इक्वेटर पर रेडियस ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये तो थी हमारी पूरी ग्रेविटी की बात। फ्री फॉल में हमने काफी कुछ डिस्कस किया है। इसको आप किसी भी एनसीईआरटी से या जो भी आपके पास बुक है उससे एक बार जरूर रीड आउट करो, बहुत अच्छी नॉलेज मिलेगी इससे और बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको मिलेंगे। ओके, तो ये डिस्कस करते हैं, मतलब ये डिस्कस हमने कर लिया, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे।